नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला में। हम लोग अपनी CBT की तैयारी कर रहे हैं। CBT 2026 CBT क्या, तो CBT PG, और उसमें भी PG सब्जेक्ट में संस्कृत, जो MA संस्कृत जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए तैयारी चल रही है। ठीक है, तो हम लोग अपनी जो NTA के द्वारा जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की हम लोग चर्चा कर रहे थे। तीसरी इकाई के अंतिम दो भाग है बचे हैं जो भी हमारे, वो है पहला तो नाट्य तत्व और दूसरा क्या है, दूसरा है कुछ नाट्य तत्व और एक और कुछ बचा है। ठीक है, वो दो चीज़ बचे हैं, तो वही हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा जो विषय है, आज हमारा विषय है नाट्य तत्व। ये आपके इकाई 3 यूनिट 3 में है। ठीक है, यूनिट 3 में आपका नाट्य तत्व है। आइए आज हम लोग नाट्य तत्व पर चर्चा करते हैं। नाट्य तत्व से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पूछा गया है, ऐसा चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि नाट्य तत्व में जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र का नाम सभी ने सुना होगा। नाट्य शास्त्र जो है संपूर्ण, जैसे आप देखते होंगे ना कि गाँव में अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में कोई कार्यक्रम होता है, आप देखते होंगे किसी चीज़ को लेकर के मंचन होता है, स्टेज बनाते हैं, उस स्टेज पर कुछ लोग मंचन करते हैं, जैसे कि रामलीला हो गई, कृष्ण लीला हो गई, या कोई नाटक खेलते हैं लोग। ठीक है, इस प्रकार से मंच पर बना करके उस पर लोग उस अवस्था को ला करके कि राम जी ऐसे थे, उन्होंने ऐसे किया, कृष्ण जी ऐसे थे, ऐसे ऐसे किया। ठीक है, जो सब नाटक रचते हैं ना, उस नाटक की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो ये सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने इसका क्या किया, मंचन किया। कैसे किया, तो जब आप नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उस नाट्य शास्त्र में इसकी पूरी भूमिका है, उस भूमिका को बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा है। भूमिका में क्या है कि देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कुछ ऐसा बनाइए जो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, सभी के लिए सुलभ हो, बहुत हम लोग परेशान है, थोड़ा आनंद आए कुछ। तो ब्रह्मा जी नाट्य शास्त्र की रचना करते हैं, जिसको 5वां वेद या पंचम वेद कहा जाता है। उसको सब बना कर फिर कहते हैं इसका मंचन कौन करेगा, तो भरत जी को कहा जाता है, ठेका दिया जाता है, मानने ड्यूटी दी जाती है एक तरीके से कि भरत जी कराए। इस प्रकार से चलता है, तो उतना हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को बस नाट्य तत्व है, इस नाट्य तत्व पर हम लोग को चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत है। कौन है, भरत मुनि, आचार्य भरत कहो या भरत मुनि कहो। ठीक है, इस नाट्य शास्त्र के रचयिता के रूप में आचार्य भरत मुनि हमारे सामने आते हैं, इतना आप सभी लोग जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत हैं या भरत मुनि हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार नाटक को रूपक कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं सामान्यतः इसे रूपक लिखा हो तो रूपक मतलब नाटक। ठीक है, रूपक 10 होते हैं, वो अभी आगे चर्चा करेंगे। सामान्यतः रूपक अर्थात नाटक। तो नाटक की उत्पत्ति त्रेता युग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। देखो अभी जो मैंने बताया वही ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी। देवता लोग महर्षियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गए, उन लोगों ने देव पिता ब्रह्मा से एक ऐसे पंचम वेद की रचना की प्रार्थना की जो सभी के लिए मनोरंजन के साथ साथ पढ़ने के भी योग्य हो, माने उसको पढ़ा भी जाए और उससे धीरे धीरे उनको मनोरंजन का भी साधन हो जाए, उनके लिए उनको मनोरंजन भी आए और पढ़ा भी जाए। तो इस प्रकार से देवताओं की स्तुति सुनकर, उनके विनय को सुनकर के ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के आधार पर ही एक पंचम वेद, जिसको नाट्य वेद कहा गया। ठीक है, पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। इस पंचम वेद में 4 अंग पाए जाते हैं। वो 4 अंग क्या है, तो कह रहे हैं पाठ्य, गीत, अभिनय और रस। पहला तो पाठ्य। ठीक है, कि किस विषय वस्तु के आधारित, किस पाठ पर आधारित है नाटक होगा, और उस नाटक में गीत इत्यादि गायन वायन भी होगा, और उसमें अभिनय क्या किया जाएगा, कैसे कैसे अभिनय करेंगे, और उस अभिनय के द्वारा रस, सामान्य अभिनय चलता हो उससे कोई आनंद ही न मिले, ना उसमें करुणा आए, ना उसमें हास्य रस आए, ना उसमें श्रृंगार हो, रस ही नहीं हो, तो नाट्य किसी भी उस नाट्य का कोई प्रतिफल नहीं होगा एक तरीके से। ठीक है, इसलिए बताए कि उस पंचम वेद अर्थात उस नाट्य में 4 अंग पाए जाते हैं, पाठ्य, गीत, अभिनय और रस। ये सामान्य भूमिका है। ठीक है, अभी इतना देखिए, प्रश्न यहाँ से भी हो सकता है पूछ ले
इन चारों तत्वों को ब्रह्मा जी ने क्रमशः ऋग, साम, यजुस और तथा अथर्ववेद से संग्रहित किया। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब ब्रह्मा जी ने इस नाट्य शास्त्र की रचना करने का विषय बनाया और जब इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की, तो इस नाट्य शास्त्र की रचना के लिए इन्होंने वेद से, ठीक है, जो हमारे पास चारों वेद से, उन वेदों से कुछ कुछ अंश को लिया, ठीक है, ऋग्वेद से लिया, सामवेद से लिया, यजुर्वेद से लिया और अथर्ववेद से लिया। क्या क्या लिया? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, इन चारों वेदों से कुछ कुछ को लेकर के इस नाट्य वेद अर्थात नाट्य शास्त्र की रचना की गई। तो अब प्रश्न आता है, यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से क्या लिया, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से क्या लिया। ये जो आपको पंक्ति दिख रही है, पंक्ति नाट्य शास्त्र की है। कहाँ की पंक्ति है? ये पंक्ति आपकी नाट्य शास्त्र की है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने, देखो ये श्लोक लिखा है कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात। जग्राह माने लिया गया, एडॉप्ट किया गया। क्या किया? तो कहा पाठ्यम ऋग्वेदात। ऋग्वेद से क्या लिया गया? तो ऋग्वेद से उसकी पाठ्य ली गई, पाठ्य विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री ली गई। फिर कह रहे हैं सामेभ्यो गीत में ऊंचा, और सामवेद से गीत को लिया गया। यद्यपि चूंकि सामवेद गायन का विषय है तो इसलिए ले लिए सामेभ्यो गीत में ऊंचा, सामवेद से गीत को लिया गया। यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से क्या लिया? तो यजुर्वेद से अभिनय को लिया, ठीक है। और रसान अथर्वणाद अपि, और अथर्ववेद से रसों को लिया। यहाँ से ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आप बताइए ऋग्वेद से क्या लिया गया? तो ऋग्वेद से पाठ लिया गया। क्या लिया गया? पाठ लिया गया ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से पाठ। सामवेद से क्या लिया गया? तो सामवेद से बता रहे हैं कि सामवेद से गीत लिया गया। यजुर्वेद से क्या लिया गया? तो यजुर्वेद से बता रहे हैं कि अभिनय लिया गया, ठीक है। और अथर्ववेद से क्या? तो अथर्ववेद से रस बता रहे हैं कि रस लिया गया, ठीक है। इतना आप जानिए। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया, ठीक है। यहाँ सामवेद से क्या लिया? तो सामवेद से गीत लिया गया। यजुर्वेद से क्या? तो यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया। और अथर्ववेद से क्या लिया? तो अथर्ववेद से रस को लिया। ये इतना आप लिख लीजिएगा कहीं पर कॉपी में कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, सामेभ्यो गीत में ऊंचा, यजुर्वेदात अभिनयान, रसान अथर्वणाद अपि। इस प्रकार से हुआ। आगे कहते हैं कि नाट्य विषय के संदर्भ में सर्वप्रथम ग्रंथ कोई है तो वह नाट्य शास्त्र ही है। नाट्य शास्त्र को ही माना जाता है। नाट्य के संबंधित या नाट्य से संबंधित अगर कोई पहला ग्रंथ है या कोई भी ग्रंथ है तो सबसे पहला ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र है। आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में करके बताना है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। हमने जब भरत मुनि की चर्चा की, उनके ग्रंथ की चर्चा की, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ये आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं, ठीक है। जो 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसकी रचना का काल 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य मानते हैं। साहित्य के सभी विधियों में नाटक ही क्या है? नाटक ही श्रेष्ठ है। जितने भी साहित्य की विधियां हैं उस साहित्य की विधियों में क्या है? नाटक श्रेष्ठ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा है ना, काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में क्या है? साहित्य, साहित्य में काव्य, काव्य में क्या? नाटक। कहा है ना कालिदास के ग्रंथ के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में, काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंगो तत्र श्लोकस्य चतुष्टयम्। तो वही बता रहे हैं कि साहित्य के सभी विधियों में नाटक को ही क्या माना है? श्रेष्ठ माना गया है। भरत मुनि की यह पंक्ति है, आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगा कि नहीं रसादृते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्तते, नहीं रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। ये भी आपसे एग्जाम में लाइन देकर के पूछ लेगा कि ये लाइन किससे संबंधित है? तो ये लाइन नाट्य शास्त्र से संबंधित है, अर्थात भरत मुनि से संबंधित है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अंडरलाइन कर लेना भैया। चलें आगे। चलिए, यहाँ से नाट्य का स्वरूप या उसका लक्षण कह सकते हैं। नाटक क्या है? तो कह रहे हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतो उच्यते। क्या है? कह रहे हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते। अवस्था की अनुकृति को ही क्या कहते हैं? नाट्य कहते हैं। अवस्था का क्या? तो कहना राम आदि मूल पात्रों की अवस्था का अनुकरण ही क्या है? नाट्य है। जैसे राम जी ने क्या किया था, क्या होता, क्या उन्होंने किया था, उसी प्रकार की अवस्था को धारण करके उसी, ठीक है, उसी प्रकार की क्रियाओं को करना ही क्या है? नाट्य है, नाटक है। रामलीला का मंचन होता है तो आप देखते हैं कि राम जी कोई एक आदमी
जो राम जी का वस्त्र इत्यादि पहन के धनुष बाण लेकर के एकदम राम जी की अवस्था का ही अनुकरण करता है, नकल करता है, ठीक है। तो वही अनुकरण ही क्या है, नाट्य है। फिर कह रहे हैं कि यही नाट्य दृश्य होने के कारण रूप भी कहा जाता है। अच्छा, जो नाटक है, इस नाटक, कोई आदमी नाटक खेल रहा है तो इस नाटक को हम लोग देख सकते हैं। क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो देखने से रूप कहा गया, ठीक है, इसीलिए उसको रूपक कहा जाता है, नाट्य को। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। तो बता रहे हैं कि काव्य अर्थात नाटक में वर्णित धीरोदात्त नायक आदि की अवस्थाओं का अनुकरण अर्थात 4 प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक के द्वारा अनुकार्य मूल पात्र के साथ एक रूपता की प्राप्ति ही क्या है, नाट्य है। बता रहे हैं नाट्य जो है अच्छा, नाटक जब होता है तो उस नाटक का नायक किस प्रकार का होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नायक है, नायक कितने प्रकार का होता है, तो नायक 4 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें पहला है धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित और धीर प्रशांत। ये 4 प्रकार के आपके नाटक में नायक की कोटियां होती हैं। अभी आगे आपको मिलेगा, ठीक है। और अभिनय के 4 अवस्थाएं भी होती हैं, जिसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये होता है। ये भी अभी आपको आगे मिलेगा। लेकिन अभी आप यहाँ से ये देखिए कि नाट्य का लक्षण बता रहे हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम, ठीक है, ये बता रहे हैं। सीताराम, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रूपकम तस्माद, ठीक है, क्षम्यताम, क्या है, कह रहे हैं कि रूपकम तत्समारोपात दशधैव रसाश्रयम। रूपक को बता रहे हैं कि रूपकम तत्समारोपात दशधैव रसाश्रयम, वो 10 तरह का होता है। क्या 10 तरह का होता है, वो नाटक, नाटक अर्थात रूपक। अभी आगे चर्चा होगी कि रूपक कौन कौन से 10 प्रकार के हैं। तो वही बता रहे हैं कि रूपकम तत्समारोपात दशधैव रसाश्रयम। नट में राम आदि का आरोप किए जाने के कारण वह नाट्य जो है, नाटक रूपक भी कहा जाता है। रूपकम तत्सम आरोपात, तत्सम आरोपात, आरोप होने से, ठीक है, कैसे, तो राम आदि का आरोप होने किए जाने के कारण जो नाटक है वो रूपक कहलाता है, ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि दशधैव रसाश्रयम, और रसों पर आश्रित होने के कारण, ठीक है, रसों पर आश्रित वह जो नाट्य है, नाटक है या रूपक है, वह दशधैव, वह 10 प्रकार का होता है। आपसे प्रश्न पूछे कि रूपकों की संख्या कितनी है, ठीक है, क्या पूछे कि रूपकों की संख्या कितनी है, तो रूपक 10 होते हैं, ठीक है। यहां से ये ध्यान देने वाली बात है। और एक ग्रंथ है 10 रूपक, क्या है, 10 रूपक, ठीक है, 10 रूपक, एक ग्रंथ है 10 रूपक। आप 10 रूपक के रचनाकार कौन है, धनंजय हैं। अर्थात ये 2 भाई हैं, धनिक धनंजय, तो दोनों का ही नाम लिया जाता है, लेकिन धनंजय भी कह देंगे तो भी चल जाएगा, धनिक धनंजय। 10 रूपक में इन्हीं 10 रूपकों की ही चर्चा है, इसलिए रूपकों की चर्चा होने के कारण 10 रूपक ही उस ग्रंथ का नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो नायक आप देख रहे होंगे कि नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहली कोटि है धीरोदात्त, दूसरा है धीरोधत, तीसरा है धीर ललित, चौथा है धीर प्रशांत। ये 4 कोटियां नायक की होती हैं। आप सभी ने देखा कि नायक की कितने कोटियां हैं। अभिनय के प्रकार, ठीक है, आपसे पूछे कि अभिनय के प्रकार कितने हैं, तो अभिनय 4 प्रकार का होता है। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य, चौथा सात्विक। 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फिर इसमें से पूछ लेगा कि रूपक के भेद, देखिए आ गया ना प्रश्न, मैंने बताया था कि भी आएगा रूपक। रूपक कितने प्रकार के होते हैं, तो रूपक 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रूपक कितने भेद हैं, 10 भेद हैं, ये ध्यान दीजिएगा। वो 10 रूपक कौन कौन से हैं, आपसे एग्जाम में देकर के पूछ लेगा। इनमें से रूपक नहीं है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेगा, उन चारों ऑप्शन में दे देगा, कोई एक ऑप्शन नहीं रहेगा, कह देगा कि इनमें से रूपक नहीं है, अथवा इनमें से रूपक हैं। इस प्रकार 3 ऑप्शन कुछ गलत दे देगा, एक ऑप्शन सही दे देगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, वो 10 रूपक कौन कौन से हैं, तो 10 रूपक की चर्चा करते हुए कह रहे हैं 10 रूपक। नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसंडिमः व्यायोग सम्मकारो वेथ्यंकिहा मृग इति। ये पंक्ति याद कर लीजिए कि नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसंडिमः
व्यायोग सम्मकारो बीथ्यंक इहामृग इति। बीथी अंक इहामृग, इसमें संधि हो गई है, ठीक है। यहाँ 10 रूपक देखिए, 10 रूपक कौन कौन से हैं? 10 रूपक, पहला तो नाटक, दूसरा प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, सम्मकार, वीथी, अंक और इहामृग, ये 10 आपके रूपक हैं। इन 10 रूपकों की चर्चा होती है, ठीक है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो यही 10 रूपक पूछेगा, इसी में से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाट्य नृत्य, नृत्य में भेद आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि नाट्य क्या है, नृत्य क्या है, नृत्य क्या है, ये सब बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं नाट्य रस आश्रित होता है। ये जो नाट्य है, ये नाट्य क्या होता है? ये रसों के आश्रित होता है। नृत्य को बता रहे हैं कि जो नृत्य है ये भाव के आश्रित होता है, और जो नृत्य है ये नृत्य ताल और लय के आश्रित होता है। जैसे कि ताल और लय, कथक इत्यादि आप देखे होंगे, वो नृत्य होता है। भगवान शिव क्या करते हैं? जब भगवान शिव तांडव करते हैं तो भगवान शिव नृत्य नहीं करते हैं, भगवान शिव नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप वो महेश्वर सूत्र के बारे में है ना कि नृत्तावसाने नटराज राजौ, वहां नृत्य नहीं कहा, वहां कहा कि नृत्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि जो नाट्य होता है वो रस के आश्रित होता है, नृत्य जो होता है वो भाव के आश्रित होता है, और नृत्य जो होता है वो ताल और लय के आश्रित होता है। कहते हैं कि अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, और नृत्य के बारे में कह रहे हैं कि नृत्यम ताल लयाश्रयम। यह पंक्ति याद कर लीजिए, पंक्ति 10 रूपक की है आपकी। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम नृत्यम ताल लयाश्रयम। नृत्य भाव आश्रित होता है, नृत्य ताल और लय के आश्रित होता है, ठीक है। ये पंक्ति यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि नाट्य तत्व है, नाट्य तत्व में कुछ भी, नाटक से संबंधित कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको जानना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर है कि मधुर उद्धत भेदेन, मधुर उद्धत भेदेन तद्वयम द्विविध पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटकादि उपकारकम। फिर कह रहे हैं वे दोनों, जो नृत्य है और नृत्य, वे दोनों मधुर और उद्धत भेद से फिर उनके दो दो प्रकार हो जाते हैं, दो दो भेद हो जाते हैं, ठीक है। वे दो भेद कौन है? तो कह रहा है कि लास्य और तांडव रूप से। मधुर को लास्य कहते हैं और उद्धत को तांडव कहते हैं। ये दोनों ही नाटक आदि रूपकों के क्या होते हैं? उपकारक होते हैं। अच्छा, जब नाट्य शास्त्र लिखा गया, नाट्य शास्त्र, तो उस नाट्य शास्त्र के अभिनय करने के लिए लास्य नृत्य, ये जो लास्य नृत्य है, ये लास्य नृत्य है। और एक सेकंड बता रहा हूं, हाँ ठीक है, ये जो लास्य है, ये लास्य नृत्य है, और जो उद्धत है, उद्धत माने तांडव, तांडव को उद्धत कहते हैं। तो लास्य और तांडव, और ये जो तांडव है, ये तांडव को क्या कहते हैं? उद्धत कहते हैं, ठीक है। यही नृत्य है, यहाँ आप समझिए इसको, बात को। चलिए, तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र में पार्वती जी ने, ठीक है, पार्वती जी ने लास्य नृत्य किया था। क्या किया था? लास्य नृत्य किया था, और भगवान शिव ने वहां पर तांडव किया था, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये इतना देख लेना कि मधुर उद्धत भेदेन तद्वयम द्विविधम पुनः लास्य तांडव रूपेण नाटकादि उपकारकम, नाटादि के उपकारक होते हैं। इतना बता दिया। कौन? वो जो नृत्य है, नृत्य और नृत्य, वे मधुर और उद्धत के भेद से दो प्रकार के, फिर उनके भी दो दो प्रकार होते हैं। मधुर को लास्य कहते हैं और उद्धत को तांडव कहते हैं। चलिए आगे, रूपक। यहाँ है कि रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तत्व। आपसे प्रश्न पूछेगा कि रूपकों का भेद करने वाले या रूपकों को भिन्न करने वाले कितने तत्व हैं? तो आप बताएंगे 3 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता, रसस्तेषां भेदकः। ये है लाइन, पंक्ति, ये पंक्ति याद कर लीजिए कि वस्तु, नेता, रसस्तेषां भेदकः। रूपकों के भेदक तत्व कितने हैं? ये पूछेगा। रूपकों के भेदक तत्व कितने हैं? तो 3 तत्व हैं। उन 3 तत्व में क्या है? तो वस्तु, नेता और रस है। प्रश्न आया कि वस्तु जो है, वो वस्तु कितने प्रकार की है? क्या है? वस्तु। वस्तु जो है, वस्तु माने विषय वस्तु, तो वस्तु कितने प्रकार की है? तो वस्तु 2 प्रकार की बता रहे हैं। क्या?
कह रहे हैं तत्र आधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। ठीक है, पहली जो हो गई वो आधिकारिक हो गई। आधिकारिक को मुख्य कथा वस्तु कहते हैं या मुख्य कथा वस्तु। ठीक है, आधिकारिक जो है वो मुख्य कथा वस्तु कही गई। और दूसरी कथा वस्तु क्या है? प्रासंगिक, माने प्रसंगवश कोई कथा उपस्थित हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नाट्य तत्व पढ़ा रहा हूँ। अब नाट्य तत्व को पढ़ाते पढ़ाते बीच में अगर कोई आ जाए कि नाट्य शास्त्र में ये भी कहा गया है, थोड़ा देर नाट्य शास्त्र को बताऊं, फिर आगे बढ़ जाऊं नाट्य शास्त्र को छोड़ के, फिर नाट्य तत्व पे आ जाऊं, तो जो थोड़ी देर आई, मुख्य हमारा क्या था? मुख्य हमारा था कि हम आपको नाट्य तत्व पढ़ा रहे हैं। अब इस नाट्य तत्व को पढ़ाते हुए बीच में कोई प्रसंगवश कोई और कहानी आ गई तो उस कहानी को बताए और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, तो ये जो छोटी सी कहानी है इसी को क्या कहते हैं? प्रासंगिक बोलते हैं। और दूसरी जो मुख्य कथा वस्तु है, माने जो शुरू से लेकर अंत तक जो बनी रहती है, वो क्या है? मुख्य कथा वस्तु है। तो वस्तु या कथा वस्तु के दो भेद होते हैं, एक तो आधिकारिक जिसको मुख्य कहते हैं और दूसरा प्रासंगिक। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है मुख्य कथा वस्तु जिसे आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं और दूसरा प्रासंगिक कथा वस्तु। ये वस्तु के दो भेद हैं। प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कथा वस्तु कहते हैं, जो प्रधान है, मुख्य है। जैसे रामायण में राम सीता की कथा, शुरू से लेकर आद्योपांत राम जी की ही कथा, राम सीता जी की ही कथा है, तो ये आधिकारिक कथा है। और कह रहे हैं कि प्रधानभूत कथा की अंग रूप अर्थात सहायक कथा प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे वहीं रामायण ही में विभीषण तथा सुग्रीव आदि की भी कथा आ जाती है, तो वो भी थोड़ी दूर तक चलती रहती है। ठीक है, थोड़ी दूर तक नहीं, लगभग चलती रहती है, तो ये प्रसंगवश आ गई है। ठीक है, तो ये आधिकारिक कथा वस्तु नहीं है। आधिकारिक तो राम और सीता की ही कथा है और विभीषण और सुग्रीव की कथा प्रासंगिक प्रसंगवश आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रासंगिक है उस प्रासंगिक के भी दो भेद हैं। क्या क्या? तो एक तो पताका और दूसरी प्रकरी। पताका क्या है और प्रकरी क्या है? पताका देखे होंगे आप, सभी लोग जानते होंगे, जब मंदिर इत्यादि बनता है तो उसमें ऐसे पताका लगता है, देखे होंगे पताका ये आप देखे होंगे, या घर पे अखंड रामायण करवाते हैं तो ही लोग पताका गाड़ते हैं। ठीक है, तो पताका जो है, देखो पताका ऐसे छोटी भी होती है, लंबी भी होती है, तो यहाँ लंबी वाली पताका मानिए। ठीक है, तो पताका से ये याद रखिए कि जो कथा दूर तक चले, मुख्य कथा के साथ जो कथा दूर तक चले, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको पताका बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पताका लंबी होती है, तो याद करने का ट्रिक बता रहा हूं कि पताका चूंकि लंबी होती है, इसीलिए मुख्य कथा वस्तु के साथ दूर तक जो कथा चले वो पताका, और जो मुख्य कथा वस्तु के साथ में बस थोड़े समय के लिए उपस्थित होकर के फिर समाप्त हो जाए वहीं पर, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रकरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकरी। तो प्रासंगिक जो वृत्ति है या कथा वस्तु है उसके दो भेद हुए, पहला पताका और दूसरा प्रकरी। पताका जो है, पताका बहुत दूर तक चलने वाली है। जैसे रामायण में सुग्रीव वृतांत जो है वो राम जी के वनवास से लेकर के, जब राम जी वन में चले आते हैं, वहां से लेकर के रावण मरता है, उसके बाद राम जी का राज्याभिषेक होता है, यहाँ तक सुग्रीव जी की कथा चलती है, सुग्रीव रहते हैं, तो दूर तक कथा चली, तो इसलिए पताका हो गई। और प्रकरी जो है थोड़े दूर तक चलने वाली, जैसे सबरी वृतांत, रामायण में सबरी जी का वृतांत थोड़े समय के लिए आया, राम जी आए, सबरी जी से मिले, फिर चले गए, फिर सबरी की कथा यहीं पर क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो ये थोड़ी देर तक रही, इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्रकरी कहेंगे। और जो मुख्य कथा के साथ बहुत दूर तक चले वो है पताका। ठीक है भैया, चला जाए आगे। ठीक है, रूपक हमने बता दिया कि रूपक 10 होते हैं। उपरूपक कितने हैं? तो उपरूपक 18 होते हैं। ठीक है, उपरूपक 18 होते हैं। वो 18 रूपक कौन कौन से हैं? लिखा है कि नाटिका, त्रोटकम गोष्ठी, सट्टकम, नाट्य रासकम, प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि, प्रेखणम रासकम तथा संलापकम, श्रीगरितम, शिल्पकम चा, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्राकरणी, हल्लीशो, भणिकेत चा। ठीक है, 18 प्राहुरूपकाणि मनीषिणः बिना विशेषम सर्वेषां लक्ष्म नाटक वन मतम। इस प्रकार बता रहे हैं ये कि उपरूपक जो हैं वो 18 है। कौन कौन से बता रहे हैं? नाटिका है, त्रोटक है, गोष्ठी, सट्टक है, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं नाट्य रासक बता रहे हैं, उसके बाद प्रस्थान, फिर उल्लास बता रहे हैं, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगरितम, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरण, हल्लेश, भणक, ये सब बता रहे हैं 18
उपरूपक, वो 18 कौन कौन से है यहाँ पे आपके लिखा है। इसमें से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से उपरूपक कौन से हैं, एग्जाम में दे देगा, अथवा निम्न में से उपरूपक कौन से नहीं है। ठीक है, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य, रासकम, प्रस्थान, सीताराम, उल्लाप, काव्य, प्रेक्षण, ये सब बता रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये 18 उपरूपक है। ऐसा विद्वान कहते हैं कुछ विशेषताओं को छोड़कर सभी के लक्षण नाटक के ही तरह कहे गए हैं। ठीक है, ये इसको पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार, रूपक तो याद कर लीजिएगा, रूपक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछ लेगा कि इसमें से कौन से रूपक उपरूपक नहीं है अथवा निम्न में से कौन से उपरूपक है। ठीक है, इसलिए एक बार पढ़े रहेंगे तो आप पकड़ ले जाएंगे बड़ी आसानी से। चलिए अब हम लोग खंड काव्य को देखते हैं। क्या देखते हैं? खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? तो कह रहे हैं खंड काव्यम भवेत काव्यस एक देश अनुसारिचा। जो काव्य के एक अंश का अनुसरण करता है उसको हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मेघदूत, मेघदूत क्या है? एक खंड काव्य है। ये खंड काव्य का लक्षण है, ये लक्षण आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगा और ऑप्शन में खंड काव्य दे देगा तो आपको लगाना है। ठीक है, ये नहीं देगा, ये देगा कि काव्यस एक देश अनुसारिचा। ठीक है, काव्य का एक देश का वर्णन करने वाला होता है, वो क्या है? तो उसको बता देते हैं कि वो खंड काव्य। ठीक है, चंपू क्या होता है? चंपू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चंपू तो कह रहे हैं गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू चंपूरिति अभिधीयते, माने चंपूरिति अभिधीयते, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। क्या हो? गद्य और पद्य, इन दोनों से मिश्रित जो काव्य होता है, जो ग्रंथ होता है, उसको हम चंपू कहते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित अभिधीयते, अर्थात जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उस काव्य को हम क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। उदाहरण जैसे देशराज चरितम। नायक, देखिए आप नायक के बारे में भी हमने चर्चा किया था। नायक, नायक जो है इस साहित्य दर्पण की पंक्ति है। नायक कैसा होना चाहिए? नायक अर्थात नेता, हीरो जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं। तो कह रहे हैं त्यागी कृति कुलीनः सुश्री को रूप यौवन उत्साही दक्षो अनुरक्ता लोकस्तेजो वैदग्ध शीलवान नेता। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। क्या होना चाहिए? त्यागी हो, कृति हो, कुलीन हो, सुश्रीक हो, रूप यौवन, रूप में सुंदर हो, यौवन हो, उत्साही हो, दक्ष हो, अनुरक्त हो। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। यौवन और उत्साह से युक्त होना चाहिए। दक्ष माने किसी कार्य में दक्ष होना चाहिए, अर्थात चतुर होना चाहिए। अनुरक्त होना चाहिए, लोकः, ठीक, लोकः अनुरक्ता, अनुरक्त, लोक में अनुरक्त होना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं वैदग्ध शीलवान नेता, ऐसा बता रहे हैं। विदग्ध पुरुष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। ये आपके नायक के लक्षण हैं। दाता, कृतज्ञ, पंडित, कुलीन, कुलौन लिखा है, इसको कुलीन कर लेना। कुलीन, लक्ष्मीवान लोगों के अनुराग का पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर और सुशील पुरुष, सुंदर पुरुष काव्यों में नायक होता है, ऐसा बता रहे हैं। नायक के 4 भेद बता रहे हैं। धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये नायक के 4 भेद हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो चारों नायक हैं, उन चारों नायक में जो धीरोदात्त नायक है, धीरोदात्त नायक का लक्षण दे रहे हैं साहित्य दर्पण के अनुसार। अविकित्थना क्षमावान अतिगंभीरो महासत्वः स्थेयान निगूढ़मानो धीरोदात्त दृढ़व्रत कथिता। क्षमावान, यहाँ पर क्षमावान लिखा है भैया, क्षमावान कर लेना इसको, क्षमावान, ये क्षमावान है, इसको क्षमावान कर लेना। ये जो त्रा है इसको वा कर लेना। क्षमावान, अति गंभीरो, अविकित्थनः क्षमावान अति गंभीरो महासत्वः स्थेयान निगूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथिता, ऐसा कहा गया है धीरोदात्त नायक के बारे में। क्या कहा है कि अविकथन अर्थात अपनी प्रशंसा ना करने वाला, क्षमायुक्त, अति गंभीर स्वभाव वाला, महासत्व अर्थात हर शोक आदि से अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, स्थिर प्रकृति वाला, स्थिर स्वभाव वाला, विनय से प्रक्षन्न गर्भ रखने वाला और दृढ़ व्रत, अपनी बात का पक्का, आन का पूरा पुरुष धीरोदात्त कहलाता है या कहाता है। जैसे भगवान रामचंद्र और युधिष्ठिर आदि, ये सब धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब धीरोद्धत, धीरोद्धत नायक के रूप में क्या है? कह रहे हैं कि माया परः प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठः आत्मश्लाघा निरतो धीरोदात्तः कथिता। ठीक है, कह रहे हैं माया पर, मायावी टाइप का हो थोड़ा सा,
प्रचंड हो, एकदम क्रोधी स्वभाव का हो, चपल हो, चालाक हो, अहंकारी हो, थोड़ा सा दर्प भूयिष्ठ, दर्प माने घमंडी हो, अहंकारी हो, घमंडी हो, इस प्रकार का, अपना हित, अपने से ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाला, तारीफ करने वाला, आत्मश्लाघा, ठीक है, अपने से ही अपनी बड़ाई करने वाला हो, ठीक है, उसी को बता रहे हैं। वो कैसे है तो कह रहे हैं धीरे ही धीरोद्धत कथिता, उसको धीरोद्धत नायक कहते हैं। इस नायक के रूप में भीमसेन आदि आते हैं, जैसे भीम इत्यादि आते हैं। जब आप वेणी संहार एक ग्रंथ है, उनकी वेणी संहार ग्रंथ है, उस वेणी संहार में उसका नायक भीम है। वो नायक कैसा है तो धीरोद्धत नायक है, ठीक है। और धीरोद्धत नायक, उसमें भीम बार बार कहता है, अरे मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मथनामि कौरव शतम समरे न कोपा दुःशासन सुधिरम न पिबाम मुरस्तः संचूर्णयाम गदया न सुयोधनोरु संधिम करोति भवतः नृपति पणेन, इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है। ऐसा सब बताते हैं। तो चूंकि वहां पर वो घमंड थोड़ा सा उनका झलकता है, ठीक है, अपने से ही कहते हैं मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वहां पर ये जो धीरोद्धत नायक की जो परिकल्पना है, जो उसका लक्षण है, ये वहां पर घटित होता है, ठीक है। तो अच्छा, जो वेणी संहार नाटक है, वो वेणी संहार नाटक में लगभग नाट्य तत्व में वो वेणी संहार पूरा का पूरी तरीके से घटित हो जाता है। चलिए, धीर ललित जो है, धीर ललित नायक कैसा है तो धीर ललित नायक के बारे में चर्चा करें कि निश्चिंतो माने निश्चिंत रहता है एकदम आराम से, मृदु निशम कलापरो धीर ललिता स्यात्, माने एकदम निश्चिंत रहता है, कोमल स्वभाव का होता है, गीत संगीत नृत्य आदि में इसकी रुचि होती है, ज़्यादा उसमें आसक्त रहता है। इस प्रकार का जो नायक है वो किस कोटि में आता है तो धीर ललित कोटि में वो नायक आता है। गीत संगीत में एकदम आसक्त हो, एकदम मृदु स्वभाव का हो, ठीक है, एकदम निश्चिंत भाव से रहता हो, कोई मतलब नहीं हो, इस प्रकार का जो नायक है वो धीर ललित कोटि में आता है। जैसे रत्नावली में वत्सराज उदयन, ठीक है, इसका हिंदी देखिए कि निश्चिंत अति कोमल स्वभाव वाला, सदा नृत्य गीत आदि कलाओं में प्रसक्त या आसक्त रहने वाला जो नायक है वो धीर ललित कहलाता है, ठीक है भैया। यहाँ से नायक की लक्षण हम लोग चर्चा कर रहे हैं। धीर प्रशांत, चौथा और अंतिम जो नायक है धीर प्रशांत, ये कह रहे हैं कि सामान्य गुणई ही भूयान द्विजादिको धीर प्रशांत स्यात्। ये देखो पूरी पंक्ति गलत यहाँ पर लिख दी गई है, ठीक है, मैंने मिसप्रिंट हो गया है। मिसप्रिंट कैसे हुआ है अभी दिखाता हूँ। लिखा है कि सामान्य गुणैर भूयाद, ठीक है, सामान्य गुणैर भूयान द्विजादि, यहाँ पर द्विज है, ठीक है, द्विजादि को धीर प्रशांता होना चाहिए, धीर प्रशांता लिख गया, धीर प्रशांता स्यात्। चलिए कोई बात नहीं, भाव इसका यह है कि सामान्य गुणैर मैंने सामान्य गुणों से युक्त होना चाहिए। त्यागी कृति इत्यादि कहे हुए जो उपनायक है उन नायक के सामान्य गुणों से अधिकांश युक्त ब्राह्मण आदि धीर प्रशांत कहा था। जैसे मालती माधव में माधव, ये उदाहरण दे दिया, ठीक है, मैंने सामान्य गुण से युक्त होना चाहिए, कोई ब्राह्मण आदि इसका नायक हो जाता है धीर प्रशांत कोटि में। चलें आगे, मालती माधव इसका उदाहरण है, मालती माधव में जैसे कि माधव। अब नाटक का लक्षण बता रहे हैं। नाटक का लक्षण जो कि ज़्यादा था, मैंने बस 2 पंक्ति लिखा है, बाकी थोड़ा हिंदी बता दिया है, आप समझ जाइएगा, ऊपर की 1-2 पंक्ति दे करके पूछेगा। नाटक का लक्षण बता रहे हैं कि नाटक किसको कहते हैं, ठीक है, नाटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि नाटकम ख्यात वृत्तिम स्यात् पंच संधि समन्वितम विलास्यार्थ आदि गुणवत्तम नाना विभूति भी, ठीक है, मैंने विलास आदि गुणों से युक्त होकर के नाना विभूति भी, ये सब बता रहे हैं। जो नाटक है, नाटकम ख्यात वृत्तिम स्यात् पंच संधिम समन्वितम, नाटक जो है उस नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए तो नाटक की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध इत्यादि होनी चाहिए। ख्याति वृत्ति, उसकी जो वृत्ति है, कथानक है, वो ख्याति प्रसिद्ध होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि स्यात् पंच संधि समन्वितम, पंच संधियों से समन्वित होना चाहिए। वो पंच संधि क्या है तो मुख आदि जो पंच संधियां हैं, अभी आगे चर्चा करेंगे, उन पंच संधियों से क्या होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि विलासार्ध आदि गुणवद युक्तम नाना विभूति भी, विलास आदि गुणों से युक्त होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। आइए हिंदी इसका देखते हैं। जो पंक्ति है, नाटक का कथानक कैसा हो तो इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। नाटक में कितने अंक होने चाहिए तो कह रहे हैं कि 5 से लेकर के 10 अंक तक का ही नाटक होना चाहिए। इसका जो नायक है
वो पुराण आदि में प्रसिद्ध वंश वाला धीरोदात्त होना चाहिए। नाटक का नायक हमेशा धीरोदात्त होना चाहिए। प्रतापी हो, गुणवान, कोई राजर्षि अथवा दिव्य हो। यदि दिव्य नहीं मिल रहा है तो दिव्यादिव्य पुरुष भी होना चाहिए। नाटक में श्रृंगार या वीर रस, इसमें से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए, बाकी अन्य रस भी रहे चलेगा, लेकिन श्रृंगार या वीर ही प्रधान होना चाहिए। कह रहे हैं कि इसमें मुख आदि पांचों संधियों का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। 10 रूपक की चर्चा हो रही है, जो 10 रूपक है उन 10 रूपक में प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भवेत प्रकरणे वृत्तिम लौकिकम कवि कल्पितम श्रृंगारो अंगी नायकस्तु विप्रो आमात्यो अथवा वणिका। ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। सपाय धर्म कर्मार्थो परोधीर प्रशांत का, अर्थात जो प्रकरण है इस प्रकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकरण में जो कथा है वो कथा कैसी होनी चाहिए, वो कथा कवि कल्पित होनी चाहिए। ठीक है, कल्पना, कवि की कल्पना द्वारा होनी चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकरण की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो कवि कल्पितम, कवि कल्पित होनी चाहिए। वो इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता है, कवि कल्पित होता है। ठीक है, इतिहास प्रसिद्ध नहीं होता है। इसमें प्रधान रस क्या होता है, इसमें प्रधान रस श्रृंगार होता है। नायक ब्राह्मण, मंत्री अथवा वैश्य हो जाता है। यह नायक विघ्नपूर्ण, धर्म अर्थ और काम में तत्पर, धीर प्रशांत टाइप का नायक होता है। प्रकरण में कितने अंक होते हैं, तो प्रकरण में 10 अंक होते हैं। इसकी नायिका कुल स्त्री, वैश्या या दोनों हो सकती है। उदाहरण के रूप में मृच्छकटिकम, मालती माधवम, सारिपुत्र प्रकरण, पुष्पभूषित। आपसे दे देगा कि प्रकरण का उदाहरण क्या है, तो प्रकरण के उदाहरण में आपको मृच्छकटिकम दे देगा, मालती माधव दे दे, सारिपुत्र प्रकरण या पुष्पभूषित, कोई भी चीज दे सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर इसको विराम कर लेते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग थोड़ा सा नाटक से फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा कि 1 घंटा आप लोग वीडियो देखें। तो जो भी 30-40 मिनट का लेक्चर हुआ उसको आप लोग आराम से देखिएगा, और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक हरिओम, नमो नमः।